गरीब की पत्नी बनी सरकारी अफसर। आज मैं एक बड़ी अफसर बन गई हूँ। कूड़े कचरे का काम करने वाले पति से अगर संबंध रखा तो सोसाइटी में मेरी कौन रिस्पेक्ट करेगा। पिता रोशन बंसी के लिए अपने जैसे गरीब किसी परिवार की लड़की की तलाश में थे ताकि बंसी के हाथ पीले हो जाएं। एक दिन रोशन बंसी और उसकी माँ से कहता है, अरे लता सुनो भाई, मैंने बंसी के लिए लड़की देख ली है। शोभा एकदम सुंदर, सुशील और थोड़ी पढ़ी लिखी भी है। अरे पर शोभा है कौन और उसके पिता क्या करते हैं? ये क्या सवाल हुआ भला। शोभा लड़की है और उसके पिता कोई राजा महाराजा तो है नहीं, वो भी हमारे जैसे कूड़े कचरे से पेट पालने वाले गरीब लोग हैं। फिर तो जितनी जल्दी हो सके शादी तय कर दो जी। अब मुझसे घर का काम नहीं बनता। कुछ दिन बाद बंसी और शोभा की शादी हो जाती है। सुहागरात के दिन जब बंसी शोभा के पास जाता है तो वो सुहागरात का उपहार मांगते हुए कहती है, सुनिए जी, आज सुहागरात है और आप मुझे उपहार में कुछ नहीं देंगे क्या? जो चाहिए बोलो शोभा, मेरे वश में होगा तो तुम्हें उपहार अवश्य मिलेगा, ये मेरा वादा समझो। मैं खूब पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे आगे पढ़ा सकेंगे? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जितना चाहो पढ़ो, मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद बंसी अपनी पत्नी शोभा को पढ़ाना लिखाना शुरू कर देता है। दिन भर कड़ी धूप में शहर के कोने कोने में घूमकर कचरा इकट्ठा करता और उसे बेचकर पैसे हाथ में आते तो सबसे पहले शोभा को याद करता। अरे आज तो शोभा के लिए किताबें खरीद कर ले जाना है भाई, इस पर्ची पर लिखी किताबें चाहिए, मिल जाएंगी क्या? मिल जाएंगी, पूरे 1020 रुपए की हैं। तो क्या हुआ भाई, आप किताबें दे दीजिए। बंसी दुकान से किताबें लेकर घर की तरफ जाने लगता है तो रास्ते में कुछ कचरे वाले मिल जाते हैं। बंसी के हाथ में किताबें देखकर वे सब उस पर हंसने लगते हैं। अरे रे देखो भाई, ये कचरे वाला किताबें उठाए फिर रहा है। क्यों बे बंसी, कचरे वाले स्कूल जाने लगा है क्या या कॉलेज? हाँ मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपना जीवन तो कचरे के सहारे काटे, साथ ही अपने बच्चों को भी कचरे के सहारे जीने के लिए छोड़ दे। सुनो, ये किताबें मेरी पत्नी के लिए हैं। तो तुम घरवाली को पढ़ाए रहे हो, उसका बड़ा अफसर बनाओगे भैया? हाँ, भगवान ने साथ दिया तो वो एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी रघु भाई। फिर तो तू कचरे वाला बड़ी सरकारी अफसर पत्नी का पति बन जाएगा भाई। ये कहकर सब हंसने लगते हैं और समय बीतता जाता है। इस दौरान बंसी एक बच्ची का पिता बन जाता है और शोभा लगातार अपनी पढ़ाई करती जाती है। वो सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग जाती है। बंसी जी, अगर मैंने ये एग्जाम पास कर लिया तो मैं अपने स्टेट में बड़ी सरकारी अफसर बन जाऊंगी। शोभा, भगवान ने चाहो तो तुम अवश्य बड़ी अफसर बनोगी। क्या तुम कार वाली अफसर बन जाओगी माँ? हाँ, मैं कार वाली अफसर बन जाऊंगी मेरी दादी। शोभा दिन रात परीक्षा की तैयारी करती है और बंसी उसकी सेवा और सहायता में सेवक की तरह खड़ा रहता है। बंसी, मुझसे ज्यादा मेहनत तो तुम करते हो, तुम्हारे कारण ही मैं शांति से पढ़ भी पाती हूँ। मैं तो तुमसे किया अपना वादा निभा रहा हूँ शोभा, याद है ना तुमने मुझसे वादा लिया था? हाँ, मुझे याद है। कुछ दिन बाद शोभा एग्जाम पास कर लेती है और सचमुच एक बड़ी सरकारी अफसर बन जाती है। उसके सरकारी अफसर बनते ही बंसी के परिवार में खुशियाँ आ जाती हैं। बहू बड़ी सरकारी अफसर बन गई है, अब तो मौज ही मौज है। अब तो बंसी को कूड़े कचरे के काम से छुटकारा ही मिल जाएगा। क्यों अफसर बहू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ माँ जी, अब इन्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बंसी और उसका परिवार बहुत खुश थे, मगर उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। शोभा को जैसे ही बड़े अफसर बनने का अहंकार हुआ, उसे अपने ससुराल में बहुत छोटे आदमी दिखाई देने लगे। आज मैं एक बड़ी अफसर बन गई हूँ। कूड़े कचरे का काम करने वाले पति से अगर संबंध रखा तो सोसाइटी में मेरी कौन रिस्पेक्ट करेगा। यही सब सोचकर शोभा का दिमाग फिर जाता है और वो बंसी और उसके परिवार से संबंध तोड़कर उनसे अलग रहने पर विचार करने लगती है। क्या हुआ शोभा, तुम काफी दिनों से घर नहीं आई? अब वो काम कुछ ज्यादा ही आ गया था, इसीलिए वक्त नहीं मिल पाया। अब तुम जाओ, मैं आज शाम को घर जरूर आऊंगी। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं, मगर शोभा घर नहीं आती। एक दिन बंसी सड़क पर कचरे से भरी रेड़ी लेकर आ रहा होता है कि तभी शोभा की सरकारी कार उसके पास से गुजरती है।
वो जैसे ही शोभा को देखता है उसकी कार के पीछे दौड़ने लगता है। शोभा रुको, शोभा शोभा रुको। मैडम, कोई कूड़ा बीनने वाला हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है। कोई पागल होगा, उसे मत देखो, तुम गाड़ी चलाओ। बंसी काफी दूर तक दौड़ता है मगर फिर उसका दम फूलने लगता है और वो हांफते हुए रुक जाता है। तो लोग जो कहते हैं वही सच है शोभा। तुम इस कदर बेवफा निकलोगी कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये कहकर बंसी रोने लगता है और तभी उसके साथी वहाँ आ जाते हैं, मगर इस बार वो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे समझाने लगते हैं। काहे रोता है बे बंसी? ये तो दुनिया का दस्तूर है। हंस भला कौओं में कैसे रह सकत है? तो जैसे गरीब कचरे वाले के साथ अब भाभी कभी न रहेगी, तो उसे भूल जा। उस दिन के बाद बंसी उदास और चुपचाप सा रहने लगता है। उसके घर में भी मातम सा छा जाता है। एक दिन उनकी बेटी निधि कहती है, पापा पापा, क्या मम्मी अब कभी घर वापस नहीं आएंगी? तेरी मम्मी घर जरूर वापस आएगी निधि, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। ये कहकर बंसी के मन में ना जाने कैसी ज्वाला भड़क उठती है कि वो मन ही मन प्रण करता है। जो कचरे वाला तुझे अफसर बना सकता है, वो खुद तुझसे भी बड़ा अफसर बन सकता है शोभा। समय बीतता जाता है और बंसी कुछ सालों तक किसी को नजर नहीं आता। रोशन, लता और निधि उसे तलाशते रहते हैं। उधर शोभा एक अमीर लड़के मोहन कुमार के संपर्क में आकर उससे शादी करने की सोचने लगती है, मगर फिर अचानक ही एक ऐसा चमत्कार होता है कि जिसके बारे में शोभा सोच भी नहीं सकती थी। अरे सुनो, हमारे नए कलेक्टर साहब आ गए हैं। कौन है हमारे नए कलेक्टर साहब? श्रीमान बंशीधर कचरे वाले, वही कचरे वाले मैडम जिनको आपने कचरा समझकर छोड़ दिया था। ये सुनकर शोभा अवाक रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। ये कैसे हो गया? कचरे वाला पति मुझसे भी बड़ा अफसर? अब मेरी नौकरी तो गई समझो। मुझसे एक एक बात का बदला लेगा बंसी। मगर बंसी यानी कि बंसीधर ऐसा आदमी नहीं था। जैसे ही शोभा उससे मिलने जाती है, वो बड़े ही प्यार से उसे बैठाकर उसे समझाने लगता है। शोभा, तुम नादान हो और अहंकारी भी। भला झूठे दिखावे के लिए कोई अपनों को छोड़ता है क्या? रही बात मोहन कुमार की जिससे तुम शादी करना चाहती हो, मुझसे भूल हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बंसी। अब तक तो कोई बड़ी भूल नहीं हुई है तुमसे, पर हाँ, उस अय्याश अमीर आदमी मोहन कुमार से शादी करके तुम बहुत बड़ी भूल करोगी। मैं चाहता हूँ पहले एक बार उसकी सच्चाई जान लो। ये कहकर बंसी उसे जाने देता है, मगर तभी आवाज देते हुए उससे कहता है, सुनो शोभा, अगर वो अमीर ज्यादा मुझे अच्छा पति बनने लायक लगे तो बता देना, मैं तुम्हें फौरन तलाक दे दूंगा। इस घटना को कई दिन बीत जाते हैं और इस बीच शोभा को पता लगता है कि मोहन वास्तव में एक अमीर अय्याश आदमी था। वो कई लड़कियों से शादी कर चुका था और सब उसे छोड़कर चली गई थी। ये सच्चाई सामने आते ही शोभा अपनी करनी पर पछताने लगती है और बंसी और उसके परिवार वालों से माफी मांगने लगती है। वे सब उसे माफ कर देते हैं और फिर निधि को अपने पिता के साथ साथ माँ भी मिल जाती है। जादुई कागज का घर। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी गांव के सब घरों में घुस जाता है और गांव के लोग घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। ठाकुर की हवेली भी बाढ़ से नहीं बच पाती, मगर सोना का कागज का घर बाढ़ में भी शान से खड़ा रहता है। वो बाढ़ के पानी पर तैरने वाला जादुई घर बन जाता है। ये कहानी है कागज के खिलौने बनाकर बेचने वाली गरीब सोना की। सोना अपने पति अमर और बेटी लता के साथ दीपालपुर गांव में रहती थी। वो रंग बिरंगे कागज से तरह तरह के खिलौने बनाकर गांव के बाजार में बेचती थी। लो भाई, आ गई सोना, कागज के खिलौने वाली सोना। कागज की नैया, कागज का सिपहिया, कागज का घर, कागज के फूल, जो अच्छा लगे खरीद लो। ए सोना, ये कागज का फिरकी और नैया कितने का दिया बहन? ना कम ना ज्यादा, सब मिलके 50-50 रुपया। कहो तो दूं? हाँ, ये दे दो। सोना कागज के ऐसे सुंदर खिलौने बनाती थी कि देखने वालों की नजर उन पर से हटने का नाम ही नहीं लेती थी और इसीलिए उसके खिलौने हाथों हाथ बिक जाते थे। हेलो, बिक गया सब माल, आज तो अच्छी कमाई हो गई। एक दिन सोना बाजार में खिलौने बेच रही थी कि तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से सोना का पति अमर और 2 महिलाएं बाहर आती हैं। सोना,
ये दोनों तुमसे मिलना चाहती हैं। देखिए, मेरा नाम नेहा है। हमारा कागज के खिलौने का कारोबार है। हमने सुना है कि आपके गांव में कई महिलाएं कागज के खिलौने बनाती हैं। इसीलिए हम आपके गांव में कागज के खिलौने बनाने की एक छोटी सी प्रतियोगिता रखने जा रही हैं। उस प्रतियोगिता में जो महिला प्रथम आएगी उसे हमारी तरफ से 1 लाख का इनाम मिलेगा और उसके बनाए सब खिलौने हम खरीदेंगे भी। ये सुनकर सोना बहुत खुश होती है और उन महिलाओं से कहती है, पर इससे आमदनी कितना होगी मेम साहब? पूरा महीना खिलौने बनाओगी तो समझो लाख भर की कमाई हो जाएगी आपकी। सोना के बगल में ही छन्नो नाम की एक अन्य महिला भी कागज के खिलौने बनाकर बेचती थी। लाख रुपए की बात कान में घुसते ही छन्नो का चेहरा खिल उठता है। ये लाख रुपया की कमाई तो अब छन्नो का ही होएगा। आखिर हमरा बलम किस दिन काम आवेगा रे? छन्नो का पति रघु गांव के दबंग जमींदार ठाकुर कुंदन सिंह का खास लठैत था और गांव में वही होता था जो ठाकुर चाहता था। इसीलिए छन्नो रघु को सारी बात बताते हुए कहती है, देख लो बलम जी, जो हर महीने लाखों की कमाई चाहिए तो हमरा साथ तो देना ही पड़ेगा। हाँ, पर मैं क्या साथ दे सकता हूँ? अरे हमरे नादान बलम जी, का इतना भी नहीं समझते? वो सोना से बढ़िया खिलौना तो पूरे गांव का कोई भी महिला नहीं बना सकत है। फिर वो ई प्रतियोगिता में भाग लेगी तो हमरा नंबर कहाँ से आएगा जी? तो ये बात है। फिर ठाकुर किस मर्ज की दवा है? समझो सोना तो गई काम से। रघु ठाकुर कुंदन सिंह को इस बारे में बताता है और उनकी खुशामद करते हुए कहता है, देख लो मालिक, ये तो तभी हो सकता है जब वो सोना प्रतियोगिता में हिस्सा ना ले। 2.5 किलो का एक मारूं? सुन बे रघु, तू मेरा खास आदमी है, समझ ले तेरा काम बन गया। वो सोना तो क्या, उसका बाप भी इस कंटेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएगा। चल मेरे साथ। ये कहकर ठाकुर कुंदन सिंह रघु और अपने कुछ और आदमियों के साथ गाड़ी में सवार होकर सोना के घर जा पहुंचता है। अरे ठाकुर साहब, आप कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते मालिक। 2.5 किलो का एक मारूं? अबे तेरी जोरू कहाँ है बे? बुलाओ उसे। पर वो तो घर पर नहीं है मालिक। 2.5 किलो का एक मारूं? तो सुन बे, उसको समझा देना अगर उसने कागज के खिलौने बनाने वाले कंटेस्ट में भाग लिया तो भाग्य फोड़ दूंगा तुम्हारे, घर जला दूंगा और गांव से निकाल दूंगा। अगर आप यही चाहते हैं तो यही होगा मालिक, यही होगा। सोना हिम्मत और हौसला रखने वाली औरत थी, इसीलिए जब अमर उसे इस बारे में बताता है तो वो ठाकुर से डरने के बजाय उसका विरोध करने पर उतर आती है। हम क्या ठाकुर का दिया खाते हैं जो उसकी धमकी से डरे? मैं उस कंपटीशन में जरूर भाग लूंगी। हाँ, मान जाओ सोना, ठाकुर का कहर हमसे बर्दाश्त ना होगा। आप चिंता नहीं कीजिए जी, कुछ नहीं कर सकेगा वो ठाकुर हमारा। अमर सोना को बार बार मना करता है मगर वो फिर भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले ही लेती है और प्रथम स्थान पर आती है। हमें आपके बनाए पेपर टॉय बहुत पसंद आए सोना जी, इसीलिए अब आप हमारे लिए खिलौने बनाएंगी और ये रहा 1 लाख का इनाम। बधाई हो। ठाकुर को जब इस बात का पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है। वो सोना से दुश्मनी करने लगता है। 2.5 किलो का एक मारूं? हमारे मना करने पर भी ना मानी। इतना बुरा हश्र करूंगा कि रूह कांप जाएगी। चलो बे, गाड़ी निकालो। इससे पहले कि ठाकुर की गाड़ी अमर के घर पर पहुंच पाती, हरिया भागता हुआ आता है। अमर बेटा, जान बचानी है तो भाग लो, ठाकुर तुम पर कहर बरपाने के लिए आने ही वाला है। अब हम क्या डरते हैं ठाकुर से जो भागकर छिप जाएं? बस अब चुप कर और हरिया के घर चल, वरना ठाकुर हम सबको मार डालेगा। हरिया और अमर के समझाने पर सोना उनके साथ जाने को मान जाती है और तभी ठाकुर वहाँ आ पहुँचता है। 2.5 किलो का एक मारूं? कहाँ मर गया बे अमर? बाहर आ। मालिक, लगता है हमारे आने से पहले कहीं जा छिपा। 2.5 किलो का एक मारूं तो फिर देखते क्या हो बे, आग लगा दो घर में। ठाकुर के ये कहते ही उसके आदमी अमर के घर में आग लगा देते हैं और अमर के वापस लौटने से पहले ही घर जलकर राख हो जाता है। जालिमों ने घर को जलाकर राख कर दिया। पर शुक्र भगवान का कि हम तो जिंदा है ना सोना, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। अमर की बात सुनकर सोना में न जाने कहां से इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास आता है।
कि वो शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहती है, कहीं नहीं जाएंगे हम, यहीं इसी गांव में बसकर दिखाएंगे, उस जालिम ठाकुर के सामने रहेंगे हम। हाँ। इस हादसे के बाद अमर का परिवार गांव के बाहर आकर डेरा डाल लेता है। एक दिन सोना गांव से खाना लेकर आती है तो रास्ते में उसे एक भूख का सताया कोढ़ी मिल जाता है। क्या हुआ, भूखे हो? बोलो भाई, खाना चाहिए? सोना को उस पर दया आ जाती है और वो जैसे ही उसको खाना देने लगती है, अचानक ही उसकी नजर कोढ़ी के हाथों पर पड़ती है। उसके दोनों हाथ कोढ़ से गल सड़ गए थे और वो खुद खाना खाने में लाचार था। ये देख सोना खुद से कहती है, कितनी तकलीफ में है, खुद खा ही नहीं सकता और कोई खिलाएगा नहीं तो भूख से तड़प कर मर जाएगा। क्या करूं? क्यों ना मैं इसे अपने हाथों से खाना खिला दूं? हाँ। यही सोचकर सोना उस कोढ़ी को खाना खिलाने लगती है और फिर जैसे ही वो उसे खाना खिलाती है, कोढ़ी तुरंत एक अलौकिक युवक में बदल जाता है और सोना से कहता है, मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ सोना। मैं तुम्हारी दुख तकलीफ से वाकिफ हूँ। मैं तो बस तुम्हारी दयालुता और इंसानियत की परीक्षा लेना चाहता था और मैंने ये समझा कि जो इंसान किसी कौड़ी से घृणा या नफरत किए बिना उसे अपने हाथों से खाना खिलाने को तैयार हो जाए, भला उसके हाथ ईश्वर के हाथों से कम कैसे हो सकते हैं। ये सुनकर सोना के मन को खुशी मिलती है और वो फिर से चलने लगती है, मगर तभी वो युवक कहता है, सुनो, तुम कागज के खिलौने बनाती हो ना, आज से तुम्हारे हाथों में वो जादू होगा कि तुम अपने मन में जो भी सोचकर किसी कागज को छुओगी, वो कागज वैसा ही बन जाएगा। ये कहकर वो अलौकिक युवक अदृश्य हो जाता है और सोना खुशी से फूली नहीं समाती। वो इधर उधर से ढेर सारे कागज इकट्ठे करने में लग जाती है। सोना, तुम इतने सारे कागज क्यों इकट्ठा कर रही हो? हम इनसे अपना घर बनाएंगे जी, कागज का आलीशान घर। ये सुनकर अमर हैरानी में पड़ जाता है और सोना से कहता है, अरे ये क्या पागलपन सवार हो गया तुम पर? भला कागज का घर तो पानी में गल सकता है, आग में जल सकता है और आंधी तूफान में उसके परखच्चे उड़ सकते हैं। आप देखती जाओ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर सोना दिन रात कागज का घर बनाने में लगी रहती है और एक आलीशान घर बना ही लेती है। फिर घर में लगे कागज को छूकर मन ही मन कहती है, ये कागज लोहे से भी मजबूत हो जाए बस। सोना के ये कहते ही घर में लगा कागज लोहे से भी मजबूत हो जाता है। सोना अमर से कहती है, अब आप इस घर में लगे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा ही उखाड़ या फाड़ कर दिखा दो तो आपको मान जाऊंगी मैं। हाँ। सोना के ये कहने पर अमर बहुत कोशिश करता है, मगर कागज का जरा सा टुकड़ा भी उखाड़ या फाड़ नहीं पाता। कमाल है, ये कागज तो लोहे से भी मजबूत है, पर ये जादू हुआ कैसे? अमर के ये कहने पर सोना उसे सारी सच्चाई बता देती है और फिर जो भी उनके कागज के घर को देखता है हैरान रह जाता है। अरे देखो देखो, सोना का कागज का बना घर तो कितना आलीशान है। दैया, इसका आगे तो बड़ा बड़ा कोठी बंगला भी फेल हो जाए। कुछ दिन बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी गांव के सब घरों में घुस जाता है और गांव के लोग घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। ठाकुर की हवेली भी बाढ़ से नहीं बच पाती, मगर सोना का कागज का घर बाढ़ में भी शान से खड़ा रहता है। वो बाढ़ के पानी पर तैरने वाला जादुई घर बन जाता है। अबे जल्दी से कुछ करो, वरना हम सब बाढ़ में डूब कर मर जाएंगे। मालिक, पूरे गांव में एक सोना का कागज का घर ही है जो आपको बाढ़ से बचा सकता है। रात जल्दी से वहाँ चलो। ठाकुर जैसे तैसे करके सोना के कागज के घर में पहुंचता है और सोना से माफी मांगते हुए कहता है, हमें माफ कर दो सोना, और हमें और हमारे परिवार को बाढ़ से बचा लो। आप सब अंदर आ जाइए ठाकुर साहब। कुछ दिन बाद बाढ़ का पानी उतर जाता है और उसके साथ ही ठाकुर का घमंड भी टूट जाता है। वो सोना से कहता है, अगर हमारे गांव में सबके पास ऐसे कागज के घर हो तो बाढ़ में सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्या तुम हम सबके लिए कागज के घर बना सकती हो? सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये सुनकर सोना और सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं और फिर कागज के घर बनाने में सोना की मदद करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में सबके घर बन जाते हैं और फिर दीपालपुर कागज के घरों वाला एक नया गांव बन जाता है।